चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और फिर आगे चलते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आज का लेक्चर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रॉम द 12th पर्सपेक्टिव। चल फ्रॉम द 12th पर्सपेक्टिव आज का लेक्चर सुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज आज बेटा इधर देख लो, मैं यहां खड़ा हूं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स। क्लियर? वेक्टर्स का जितना भी बेस, देखो पूरा चैप्टर मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं जो 12th में काम में आएंगे, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्लियर? 1-2 मिनट और बस, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलो भाई, दिस वन इज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। फटाफट से अब देखो बेटा, कोई भी बच्चा बात ना करे, मुझे किसी से कहना ना पड़े, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, इसलिए आप जितना शांत बैठेंगे उतनी ज्यादा बातें मैं बता पाऊंगा और उतना ही आपका फायदा होगा। क्लियर? चलिए सुनिए ध्यान से। देखिए पहली वाली इक्वेशन y इज प्रोपोर्शनल टू x, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसका मतलब होता है कि x के बढ़ाने से y भी क्या करेगा? बढ़ेगा, या x के घटाने से y भी क्या करेगा? घटेगा। इस कंडीशन में इफ एनीवन आस्क यू कि भाई ये बताओ कि y और x के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा जरा मुझे बताओ। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और लेकिन इस स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास करनी चाहिए? ओरिजिन से पास करनी चाहिए। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। अच्छा, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल हो सकती थी, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करे। क्या वो ये लाइन नहीं हो सकती? क्या वो ये लाइन नहीं हो सकती? यस, ये लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है बेटा, ये लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है। दोनों लाइन में फर्क क्या है बताओ फटाफट से। ये लाइन कैसा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ? एक एक्यूट एंगल बना रही है। और एक्यूट एंगल कब बनता है? जब स्लोप पॉजिटिव होता है। तो ये बेटा पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। और ये लाइन कैसा एंगल बना रही है जरा मुझे बताओ एक्स एक्सिस के साथ? यहां पर थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, तो इसका मतलब एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज। और जब भी कोई लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो उसका स्लोप कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। क्लियर? तो ये जो ग्राफ है ये है y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का, और ये जो ग्राफ है वो है y प्रोपोर्शनल टू एक्स का। फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी कंडीशंस मिलेंगी आपको जहां पर एक चीज दूसरी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और आपसे बोला जाएगा कि उन दोनों के बीच में क्या बनाओ? ग्राफ। तो आप कैसा ग्राफ बनाएंगे जब डायरेक्ट रिलेशन होगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? बस इस चीज का ध्यान रखना कि स्लोप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। क्लियर? चलिए अब ध्यान से सुनिए बेटा, मैं बढ़ता हूं आगे और नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है पैराबोला। क्या हेडिंग है बेटा? पैराबोला। अच्छा, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि पैराबोला कब बनता है? पैराबोला कब बनता है? जब हमारा इक्वेशन कैसा हो? डिग्री 2 इक्वेशन, मतलब हमारे इक्वेशन में डिग्री जो हो क्या हो? 2, या फिर हम कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तब बनता है हमारा क्या? पैराबोला। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, इधर वाले बच्चे बातचीत नहीं। देखो बेटा 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, मैं एक ही बात में बात को खत्म करूंगा। 4 तरीके के पैराबोला देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये वाला पैराबोला देखने को मिलेगा, सही है। एक पैराबोला आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का पैराबोला देखने को मिलेगा, इस तरीके का पैराबोला। एक पैराबोला आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, इस तरीके का पैराबोला देखने को मिलेगा। एक पैराबोला आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, ये। ठीक है, 4 तरीके के पैराबोला पॉसिबल है, मैंने चारों बना दी। क्लियर? अब ध्यान से सुन लो इन सबके नाम क्या है। इसको हम बोलते हैं, ये किस तरफ है? राइट की तरफ है। दिस इज राइट फेसिंग पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको बेटा? राइट फेसिंग पैराबोला। ये पैराबोला किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है, तो दिस इज लेफ्ट फेसिंग पैराबोला। ये पैराबोला किधर देख रहा है? ऊपर, तो दिस इज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। और दिस इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब सवाल यह है कि सर कौन सी इक्वेशन में कौन सा पैराबोला बनेगा? तो ध्यान से सुनो बेटा, देखो जब भी इक्वेशन y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x होगी, क्या होगी?
y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, तो कौन सा पैराबोला बनेगा? राइट फेसिंग पैराबोला। लेफ्ट फेसिंग पैराबोला में जब y स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा किसके? माइनस x के, तब बनेगा लेफ्ट फेसिंग पैराबोला। अच्छा, जब y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा तब बनेगा कौन सा पैराबोला? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। और जब y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा तब बनेगा कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब सवाल यह है कि सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपने तो रट के आए हो, आप तो घर से, हम कैसे पढ़े? हमें कभी याद रहेगा कि कब माइनस कब प्लस? तो देखो यार, मैंने इसके लिए एक बहुत ही इजी सी और सिंपल सी ट्रिक बनाई है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बेटा मुझे बताओ, यहां पर y और x, y और x, y और x, y और x, और y और x में से किसी एक पर स्क्वायर है और किसी एक पर स्क्वायर नहीं है। क्लियर? यही तो बात है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर किस पर स्क्वायर नहीं है? x पर स्क्वायर नहीं है, और अगर x पर स्क्वायर नहीं है तो वो पैराबोला बनाओ जो x एक्सिस के अबाउट बन रहा हो। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर ये एक्सिस क्या है बेटा? दिस इज योर x एक्सिस। ये एक्सिस क्या है बेटा? दिस इज योर y एक्सिस। तो आपने कौन सा पैराबोला बनाया? x एक्सिस के अबाउट वाला। x एक्सिस के अबाउट मतलब x एक्सिस के दोनों तरफ जो हो वैसा पैराबोला। और यही देखो ध्यान से, यहां पर y के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर नहीं है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसी के अबाउट पैराबोला बनाना है। लेकिन इस बार कौन सी एक्सिस है? माइनस x एक्सिस। तो पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसा। क्या मेरी बात क्लियर है सारे बच्चों को? यहां पर देखो बेटा, यहां पर स्क्वायर किस पे नहीं है? किस पे नहीं है? y पे नहीं है, तो पैराबोला बनाओगे किसके अबाउट? y के अबाउट। और कौन से y के अबाउट? प्लस y एक्सिस के अबाउट। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? यहां पर देखो बेटा, यहां पर स्क्वायर किस पे नहीं है? y पे नहीं है, तो किसके अबाउट पैराबोला बनाओगे? y के अबाउट। लेकिन इस बार कौन सा? नीचे वाला, माइनस y के अबाउट। क्या मेरी बात सारे बच्चों? अब बोलो यार, अब तुमको याद रहेगा कि नहीं? तो यानी y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x हो या y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो तो बनेगा क्या? पैराबोला। अब सवाल यह है कि सर कौन सा पैराबोला बनेगा? तो हम किसके अबाउट पैराबोला बनाएंगे बेटा? जिस वाले एक्सिस पर स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, ऐसे वेरिएबल को अंग्रेजी में या मैथ्स की भाषा में नॉन स्क्वायर्ड वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन स्क्वायर्ड। अब अंग्रेजी यार ऐसे ही अजीब सी। नॉन स्क्वायर्ड वेरिएबल मींस ऐसा वेरिएबल जिस पर स्क्वायर नहीं है। क्लियर? आई होप बेटा आपको अब पैराबोला में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा बना दूं, कौन सा, तुक्केबाजी। लेकिन अब तुक्केबाजी का कोई खेल नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत फटाफट से इस चीज को नोट करेंगे, एज इट इज नोट कर लो बहुत तेजी से। यू हैव 1 मिनट। बेटा कोई बच्चा अभी भी रफ कॉपी पे तो नहीं लिख रहा? फरीदी अभी भी रफ है ना बेटा? क्या ये रफ है? रफ नहीं है बेटा, ये जल्दी से बना लो फेयर। बेटा कोई भी बच्चा मुझे बिना फेयर कॉपी के बैठा हुआ ना दिखाई दे, कोई भी काम रफ ना करें, बिकॉज सब कुछ फेयर है। ठीक है? हमारे सब्जेक्ट में कुछ भी रफ नहीं है, एवरीथिंग इज फेयर। और एकदम मोटा वाला रजिस्टर बनाना, जितना मोटा हो सकता है। क्लियर? कहाँ थे सैटरडे को? आई नहीं थे ना? क्यों बेटा? ध्यान से सुन लो। देखो मैंने कल भी बताया था, ठीक है, मींस डे बिफोर यस्टरडे भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, छुट्टी सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में लेनी है। क्योंकि मैं भी छुट्टी तभी करूंगा जब इमरजेंसी हो, तो आपको भी छुट्टी सिर्फ इमरजेंसी में लेनी है बेटा। और अगर आप छुट्टी इमरजेंसी में लेते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। प्रीवियस लेक्चर का मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूं, लेकिन अगर आपने मौज मस्ती में या किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए छुट्टी ली है तो बेटा आई एम सॉरी, फिर मैं आपको पीछे का कुछ भी नहीं बता सकता। बिकॉज इस साल ना कोई त्योहार है ना कोई फंक्शन। आप मेरी बात समझ गए? अगर आपको वाकई में वो रिजल्ट चाहिए जो आपने अपने दिमाग में सोचा है आपके लिए, तो बेटा डोंट टेक हॉलीडे। देखो बेटा वेरी नाइस, सुनो।
देखो y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो या माइनस वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिख लो, दोनों बातें सेम है। आप चाहे माइनस यहां लगाओ चाहे माइनस यहां लगाओ, बस पैराबोला उस एक्सिस के अबाउट बनाना जो वेरिएबल नॉन स्क्वायर्ड है, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर सारे बच्चों को? यस, सक्षम? चल आगे बढ़े बेटे, आगे बढ़े। चलो भाई, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, स्टार लगा लो, बहुत सारे प्लैनेट्स बना लो, कुछ भी बना लो, बस इंपॉर्टेंट है ये, इतना याद रखना। देखो अगला है हाइपरबोला। हाइपरबोला, हमारे मैथ्स वाले बच्चे तो हाइपरबोला को जानते हैं, लेकिन हमारे बायो वाले बच्चे हाइपरबोला को नहीं जानते। तो अगर आप नहीं जानते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सही है, आप नहीं जानते, कम से कम आप एक बार में सही करेंगे, बिकॉज मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है, चलो आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से सुनो। देखो हाइपरबोला में बोलना शुरू करूं बेटा, सारे बच्चे पेन छोड़ दो, जैसे मैं बोलना शुरू करूं पेन छोड़। सुनो, अगर मान लो कहीं पर इक्वेशन आपको दिखाई देती है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बेटा दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आप छोड़ो ये सब कि कौन सी इक्वेशन हाइपरबोला की है कौन सी नहीं है, हम यहां फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं। क्लियर? आपको कहीं पे भी दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशन दिखाई दे, इनवर्स रिलेशन क्या होता है सर? बेटा अगर x के बढ़ने से y घटता है या x के घटने से y बढ़ता है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं क्या? इनवर्स रिलेशन। बेटा इस केस में क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो ये ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? x अगर बढ़ रहा है तो y घटना चाहिए। तो बेटा क्या ये ग्राफ आपको ऐसा दिखाई दे सकता है? क्या ये ग्राफ आपको ऐसा दिखाई दे सकता है? सर ये जस्टिफाई नहीं लग रहा। सुनो मैं करता हूं जस्टिफाई। मुझे बताओ, अगर आप ओरिजिन से इस साइड बढ़ते हो तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर बेटा आप ध्यान से देखो, अगर आपका x कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो यही तो मतलब होता है डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन का, कि अगर एक कोऑर्डिनेट बढ़ता है तो दूसरा घटेगा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, इस हाइपरबोला को हम एक नया नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं हम इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर आपको नाम नहीं याद है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोला। बात खत्म हो। अब देखो बेटा फिजिक्स में आपको एक और चीज दिखाई देगी, दैट इज y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये भी दिखाई देगा बहुत सारा, कि जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? x स्क्वायर के। तो सर फिर क्या होगा? तो देखो बेटा फिर से क्या होगा, ध्यान से सारे बच्चे, आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है, फिर से क्या होगा ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं x और y के बीच में, तो पता है कैसा ग्राफ बनेगा? फिर से ये ग्राफ बनेगा। अच्छा एक और ग्राफ बनाता हूं, सुनते रहना मेरी बात सारे बच्चे, सुनते रहना, जो भी मन में डाउट है अभी क्लियर करता हूं, डोंट वरी। मैंने एक और ग्राफ बनाया x और y के बीच में, यहां पर क्या है? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। अच्छा कुछ बच्चे बोलने में गलती कर देते हैं, पहले तो बोलना सुधारो। कुछ बच्चे बोलते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब। नहीं बेटा, इफ यू हैव सेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन इट इज अंडरस्टूड कि वो 1 अपॉन है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। अब सवाल ये है कि ग्राफ कैसा बनेगा? है सर ये क्या बात हो गई? ये तीनों सेम, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उतारो, मैं बात करता हूं इसके बारे में। देखो तीनों में ही x के बढ़ाने से y क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो x इस तरफ बढ़ेगा तो y क्या करेगा? डिक्रीज होगा। क्या मेरी बात बेटा क्लियर हो रही है? चलिए ये पैराबोला हटा दूं, कब तक लेके बैठे रहोगे इसे?
चलिए आगे बढ़े। चलो बेटा, अब दिखाई देगा आपको कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है सुनो सारे बच्चे। बेटा सारे बच्चे पेन छोड़ देंगे, बोर्ड पे देखेंगे। देखो सुनने का काम ज्यादा, लिखने का कम। ठीक है, सुनो ध्यान से। देखो मैंने एक ग्राफ बनाया, सुनना ध्यान से, ठीक है। यह है x, यह है y। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का मन में क्या है, सर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ भी ऐसा ही है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा ही है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब का ग्राफ भी ऐसा ही है। सर कोई डिफरेंस है, कोई फर्क बताओगे कि नहीं? तो सुनो मैं बताता हूं फर्क। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पहला ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ है बेटा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाते हैं। ये नहीं हट रहा, हाँ हट गया। चल इधर देखो सारे बच्चे, थोड़ा बड़ा ग्राफ बना, x और ये बन गया y एक्सिस। सही है, ध्यान से सुनना मेरी बात सारे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। पहला ग्राफ मैंने बनाया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं इसी सेम ग्राफ पर इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो पता है वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। सारे बच्चे ध्यान से, सारे बच्चे बहुत फोकस से देखेंगे बेटा, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ है ना। ध्यान से देखते रहना मेरी बात। ये किसका ग्राफ है? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का। ठीक है, अब इस सेम ग्राफ पे अगर मैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब का ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा? ये ग्राफ है किसका? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब का। क्या आपने एक चीज नोटिस की? क्या आपने एक चीज नोटिस करी? क्या चीज नोटिस करी? सर हमने ये चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे x की पावर बढ़ रही है वैसे वैसे ये ग्राफ नीचे आता जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? आना भी चाहिए, क्योंकि बेटा यहां पर x में थोड़ा सा, जहां पर x थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जैसे मान लो 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ x, तो y 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर x 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो y यहां पर 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहां पर x 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो y यहां पर 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी यहां पर x जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से y घट रहा है, लेकिन यहां पर x जिस रेट से बढ़ रहा है y उससे तेज रेट से घट रहा है। यहां पर y और ज्यादा तेज रेट से घट रहा है, इसीलिए ये ग्राफ कहां जाता जा रहा है? नीचे जाता जा रहा है। अब एक बोर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है? अभी उतारने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा। बोलेंगे प्लॉट ग्राफ ऑफ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अभी कुछ मतलब नहीं, R और V से कोई मतलब नहीं है हमारा, हम नहीं जानते कौन है E, कौन है V, कौन है R, हम नहीं जानते। वो ये कह रहे हैं कि ग्राफ प्लॉट कर दो भाई इसका, और ये क्वेश्चन आता है बेटा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है। अभी आप PYQs करेंगे, आपको दिखाई देगा बिल्कुल खुली आंखों से कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इतनी स्पेस मिली है इस ग्राफ को, समझ रहे हो? एनसीईआरटी में इतनी स्पेस जिसको मिलती है वो चीज ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुनो आप कैसे बनाओगे भाई? एक ही ग्राफ पे बनाना है दोनों को, बताओ भाई कैसे बनाओगे? क्या कोई धुरंधर है? बोलो, है क्या कोई? हाँ जी। सबसे पहला देखो, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है और फिर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो सबसे पहले एक ग्राफ मैंने बनाया बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा कि ये ग्राफ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का है, तो क्या आप अपने दिमाग में ये चीज सोच पा रहे हो कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? क्या आप लोग सोच पा रहे हैं? सब लोग अपने मन में सोच पा रहे हैं इस बात को? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ग्राफ किसका है? बोलो बेटे। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बताओ, इतनी सी चीज करने के 2 नंबर? अब तुम्हें लग रहा है कि वाकई में 2 नंबर मिलने चाहिए हमें? अरे मिलने चाहिए, बहुत सारों को नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है।
क्या मेरी बात क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, एक छोटी सी चीज और ये थी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान से सुनना, ये ग्राफ कट करता है 1, 1 पे। मतलब ये तीनों ग्राफ 1, 1 पे कट करेंगे। मतलब क्या है सर? 1, 1 का मतलब ये है कि बेटा तुम x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। यानी हर इक्वेशन 1, 1 को सेटिस्फाई कर रही है। यानी ये सारे ग्राफ्स इस पॉइंट से पास होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है सारे बच्चों को? अगर ये बात तुम्हें समझ में आई, बहुत अच्छा। नहीं आई, इसका कोई मतलब नहीं। क्लियर? बस तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि x की पावर बढ़ने से ग्राफ नीचे 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 जाता है। डन, फटाफट से। कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आई हो, मैं आ रहा हूं सीट पे। कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, मैं सीट पे आ सकता हूं। क्लियर है? क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा आप लोगों को? क्लियर है बेटा? क्लियर? क्लियर बेटा? आप लोगों को क्लियर है बेटा ये वाली बात? क्लियर है? क्लियर है बेटा आप लोगों को? आपको क्लियर है? आप तीनों को क्लियर है बेटा? सारे बॉयज हमारे सबको क्लियर है? बोलो। देखो बेटा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत जगह मुझे भी नहीं पता, ना जाने कितनी जगह इस चीज को मैं बनाऊंगा, ठीक है? और वहां हम सीधे ड्रॉ कर रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते 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 हम पहुंच गए कहां? वेक्टर्स। चलो इसको लिखने के बाद अगला हेडिंग पुट करो, वेक्टर्स। बहुत बार आएगा ये ग्राफ, बहुत बार। अच्छा, एक ग्राफ और आएगा इसमें, लिखो जल्दी फिर मैं बताता हूं। वैसे तुम समझ गए हो। अभी क्या होगा ना, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब भी होगा। बना लोगे ग्राफ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब का? इजीली ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आज के पैसे तो बेटा आपके वसूल हो गए, आज के तो वसूल हो गए, यही है, ठीक है? जो है यही है, बहुत इंपॉर्टेंट। चल मजाक कर रहा हूं, हटा दें इसको, हटा दें। बेटा कितनी देर लिखोगे? हो गया? चल चलिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे वेक्टर्स। बातचीत नहीं भाई, वेक्टर्स। चलो अब ध्यान से सुनो, एक एक बात मेरी अगर आप ध्यान से सुनोगे ना बेटा, बिलीव मी, 12th क्लास में जितना वेक्टर्स यूज होगा ना, कहीं कोई दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। सही है? बस शर्त एक ही है कि आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी। सुन, देखो फिजिक्स के अंदर दो टाइप की क्वांटिटीज होती है। अगर मैं और अच्छे से कहूं तो फिजिक्स के अंदर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब सवाल यह है कि सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता हो, जिनको नापा जा सकता हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है? अच्छा, दो टाइप की क्वांटिटीज होती है बेटा। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक क्वांटिटीज को हमने नाम दिया स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। और एक क्वांटिटीज होती है बेटा, दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हमने स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में डाला और कुछ क्वांटिटीज को हमने वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में डाला। अब सर कौन सी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होगी? तो इसके लिए बहुत इजी सी बात है। स्केलर क्वांटिटीज के अंदर दो पॉइंट सारे बच्चे याद रखेंगे। सबसे पहला, देखो ये क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब सर सिर्फ और सिर्फ माप होता है, माप, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटीज। तो बेटा इनके पास होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड।
और ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटीज होती है क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर बेटा? इन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मींस मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अच्छा बेटा, कौन कौन सी क्वांटिटीज, क्या कोई बच्चा मुझे एग्जांपल दे सकता है कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर और कौन सी वेक्टर? क्या आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले टाइम। टाइम कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। समय का सिर्फ एक माप होता है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा समय की कि इस तरफ 2 मिनट, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? तो समय एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका? स्केलर क्वांटिटी का। और क्या क्या होती है? आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटीज जो होती हैं बेटा, एसेट्रा, ये सब क्वांटिटीज होती हैं कैसी? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? फोर्स, फोर्स, और बताओ? वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और बताओ? डिस्प्लेसमेंट, और बताओ? पावर। पावर कैसी क्वांटिटी है? कौन बताएगा बेटा? पावर कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज नॉट वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो पावर आपने कहां पढ़ा था और कहां आपने उसको स्केलर की तरह यूज किया था। चलो फिलहाल तो एसेट्रा। अब सारे बच्चे पेन छोड़ दो, सोहा बोर्ड पे देखो बेटा, ध्यान से सुनो। आप स्केलर क्वांटिटीज की एक खासियत है, ध्यान से सुनो, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्केलर क्वांटिटीज की खासियत यह है कि जब भी हमें दो या दो से ज्यादा स्केलर क्वांटिटीज को आपस में जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल अलजेब्रा, जो आप करते हुए आए हो। जैसे 3 - 2 बोलो 1, 5 + 4 9, ये नॉर्मल अलजेब्रा ही तो है जो आपने क्लास 6, 7, 8 में सीखा है। तो बेटा स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, can be added or subtracted by using normal algebra। नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करके आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब कोई बच्चा यहां पे पावर बोला था वेक्टर, सुनो ध्यान से। 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बोलो हाँ, पढ़ा था बेटा? हाँ तुम्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि तुमने पढ़ा था। अब मुझे ये बताओ, वहां पे बहुत सारी लेंस का जब आपने इक्विवेलेंट पावर निकाला था तो कैसे निकाला था, जरा मुझे बताओ? सारी पावर्स का अलजेब्रिक सम कर दिया आपने। नॉर्मली जोड़ ही तो दिया था उनको। क्यों जोड़ पाए आप पावर को नॉर्मली? क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर? बेटा वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग अगर ऐड करना चाहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम लोग ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा लॉ बनाया है। क्लियर? क्या लॉ है वो? क्या लॉ है वो? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप वेक्टर एडिशन का लॉ यूज करके दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, पेन छोड़ दो बिल्कुल, इधर सुनो। मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, सही है, इस पर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन इस साइड और एक फोर्स लग रही है 30 न्यूटन इस साइड। अब मैंने बच्चे से पूछा, एक भोले भाले बच्चे से, मैंने कहा कि बच्चे ये बताओ टोटल फोर्स कितनी लग रही है इस ब्लॉक पे? तो वो बेचारा बच्चा बोला सा था, उसने कहा कि सर टोटल फोर्स, टोटल तो मुझे बचपन में करना सिखा दिया था, टोटल में मुझे जोड़ना होता है सबको। तो मैंने 30 और 10 को जोड़ा और आंसर आ गया कितना? 40। जिस बच्चे ने बेटा टोटल फोर्स का आंसर 40 दे दिया, 40 दे दिया, वो बच्चा गलत हो गया। 10वीं तक के बच्चे ये आंसर करते हैं, समझ रहे हो? लेकिन हमें किसमें? 12th में। 12th में है हम, भूल तो नहीं गए। 11th सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना 12th के लिए जरूरी है 12th में हम लोग। सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो, बस यही एक डिफरेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। जो फोर्स अगर स्केलर क्वांटिटी होता
तो आप 10 + 30 कर सकते थे, मतलब सीधे लिखते आप 40 न्यूटन। लेकिन फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, मींस इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या होता है? डायरेक्शन। तो आपने मैग्नीट्यूड तो जोड़ दिया, डायरेक्शन को कौन लेगा? मतलब ये तो वही बात हो गई, 10 न्यूटन मेरे ऊपर कोई इधर लगा रहा है और 20 न्यूटन इधर लगा रहा है, तो मैं 30 न्यूटन से खींच रहा हूं। अरे ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो बेटा इस 10 और इस 30 को जोड़ने के लिए हम नॉर्मल अलजेब्रा का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर ये क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ऐसा मत कहो, 11th क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप रट के गए होगे, उसका डेरिवेशन, और एग्जाम में आया भी होगा और में आ गया होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो फटाफट से इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बहुत तेजी से। यू हैव 2 मिनट्स। बहुत तेजी से नोट करेंगे। तो बेटा मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिखते लिखते सुनते जाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होंगी? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ माप होगा, वो होंगी कौन सी क्वांटिटीज? स्केलर। और जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, वो क्वांटिटीज होंगी वेक्टर। 2 स्केलर क्वांटिटीज या 2 से ज्यादा स्केलर क्वांटिटीज को हम घटा और जोड़ कैसे सकते हैं? बाय यूजिंग नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा यूज करके आप 2 क्वांटिटीज को जोड़ या घटा सकते हो अगर वो स्केलर हैं तो। लेकिन अगर 2 क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर आप कह सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हम 2 वेक्टर क्वांटिटीज को घटा और बढ़ा सकते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? बोलिए, क्लियर है बेटा? कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट हो? मैं सीट पे आ रहा हूं, है क्या कोई? सबको क्लियर है यहां तक? ओके। हमेशा ना है, अच्छी बात, सही बात। मैं बात करता हूँ। अब तो हो गए एग्जाम्स, छुट्टी भी हो गई अच्छी खासी। क्या बेटा आगे बढ़े? क्या इसको हटा दे? चलिए अब हम एक बहुत ही क्विकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसका? वेक्टर्स का। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चलो तो 2 स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ो घटा कैसे सकते हो? नॉर्मल अलजेब्रा। 2 वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ो घटा कैसे सकते हो? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर सर, बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोल दिया कि ये क्वांटिटी वेक्टर है तो आप समझ जाओगे कि अब हमें स्केलर वाले डायमेंशन से निकल के कौन से डायमेंशन में जाना है? वेक्टर वाले डायमेंशन। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़े। सुनो अब ध्यान से सारे बच्चे, बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। रिप्रेजेंटेशन, देखो बेटा किसी भी वेक्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसको रिप्रेजेंट करना आना पड़ेगा कि हम, अच्छा एक बात तुम समझ पा रहे हो कि कितनी अलग कितनी बढ़िया बातचीत हो रही है। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि इस क्वांटिटी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, फिर हमने उसकी अलग से एक मैथमेटिक्स बनाई जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। हमारे मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। आप सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है? तो एक अलग से पूरी ब्रांच है बेटा वेक्टर्स, है ना? तो सुनो ध्यान से सारे बच्चे। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। बेटा इस एरो के अंदर 2 चीजें हैं, अगर आप आंखें खोल के देखें तो। सबसे पहले तो ये पॉइंटर उस डायरेक्शन में, ये पॉइंटर क्या बताता है? डायरेक्शन। जिस भी जो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी वही इस पॉइंटर की डायरेक्शन होनी चाहिए। इस पॉइंटर में बेटा
इस एरो में एक और चीज है, दैट इज इट्स लेंथ। इस एरो की लेंथ क्या बताएगी? इस एरो की लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मैग्नीट्यूड के। उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इस एरो की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। सर क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? जरा थोड़ा साफ साफ बताओ। साफ साफ ये कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 20 न्यूटन की फोर्स बनानी है इन ईस्ट डायरेक्शन। बेटा ईस्ट डायरेक्शन किधर है? ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे। ऊपर कौन है? नॉर्थ। नीचे कौन है? साउथ। इधर कौन है? इधर वेस्ट है। इधर कौन है? ईस्ट। वेस्ट बंगाल किधर है? ईस्ट में। अरे वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। कोई बच्चा ये तो नहीं समझ रहा वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वेस्ट में है। नहीं, वेस्ट बंगाल किधर है? ईस्ट में। क्लियर? तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। चलो बेटे, अब किसी ने कहा 20 न्यूटन की फोर्स बनानी है ईस्ट डायरेक्शन में। बच्चा आया, बच्चे ने कहा कि सर लो, ईस्ट डायरेक्शन में 20 न्यूटन की फोर्स। मैंने कहा ओके बेटे, ये ईस्ट डायरेक्शन में 20 न्यूटन की फोर्स बनाती है उसने। मैंने कहा बेटा 40 न्यूटन की फोर्स बनाओ ईस्ट डायरेक्शन में। तो मेरे को बताओ डायरेक्शन में कोई फर्क आया? नहीं, लेकिन फोर्स के मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया। तो इस बार जो एरो बनेगा वो इससे 2 गुना लेंथ का बनेगा। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाया जाता है किससे? एरो से। एरो के आगे का जो हेड है, अच्छा इसको हेड बोलते हैं। अरे यार क्या क्या बताओगे? क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, हेड। तो इस एरो का जो हेड है वो बताएगा क्या? डायरेक्शन। और इस एरो की जो टेल है, इस एरो की जो टेल है वो बताएगी क्या? मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? अच्छा, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, हमें बताना है कि ये ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं? इस ए के ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। अरे बोलो। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट सुनो आप। बच्चे तो बच्चे, डाउट कैसा है? सुनो, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जरूरी है, ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते। नहीं यार, नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारा घर है ना? तुम्हारे घर में जितने भी कमरे, हॉल, बालकनी वगैरह वगैरह चीजें हैं, वो सब तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि नहीं? अब तुम्हारे घर के कमरे को देख के मैं ये बोलूं कि ये कमरा इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं, क्या कहोगे तुम? सर मेरा घर, अरे मेरा घर, मैं जिधर बनवाऊं कमरा। तो बेटा ऐसे वेक्टर बनाने वाले की मर्जी। भाई जिसने वेक्टर अलजेब्रा बनाया है या जिन लोगों ने बनाया है, उन लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही किया है ना? तो आप उसमें क्यों करके चीजों को बदल नहीं सकते। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? क्लियर? मेरा घर, मेरा कमरा, बालकनी में इतनी सी बनाऊं या एक पैर रखने वाली बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात क्लियर है? यस, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कौन बच्चा मुझे लिखते लिखते सोच के बताएगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। बोलो बेटे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स कितनी तरीके के होते हैं? कौन बताएगा भाई? यस, 2 प्रकार के होते हैं। वेक्टर्स 2 प्रकार हैं। वेक्टर भी 2 तरीके के। कौन कौन? सक्षम है ऐसे बेटा, इतना डिसअपॉइंट नहीं करना। और टाइप्स ऑफ वेक्टर, यस, सारे 11th के धुरंधर बैठे हैं इधर। बता दो यार, कोई तो बता दो। हाँ बेटा, सुदिव्या बताओ बेटा। पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, कोप्लेनर और कॉन्करेंट वेक्टर। बहुत बढ़िया। और बस इतने याद आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं बोलना शुरू करूंगा। बच्चे खत्म है हमारे सारे। चलो इधर देखो सारे बच्चे, इधर सुन लो। अब इधर सुन। वेक्टर्स मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। सुन लो बेटा सारे बच्चे,
एक है क्या, पोलर वेक्टर्स, सुन लो भाई, पोलर वेक्टर्स, और दूसरे वेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपने लास्ट ईयर बहुत ही कम बातचीत करी थी, लेकिन इस साल हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, और ये वेक्टर्स हैं एक्सियल वेक्टर्स। क्या मेरे लिखने के बाद आपको याद आ गया? कितने बच्चों को याद आ गया मेरे लिखने के बाद? चलो बहुत बढ़िया। वेक्टर्स दो तरीके के बेटा, एक तो पोलर वेक्टर्स और एक एक्सियल वेक्टर्स। सर क्या फर्क है? देखो बेटा, पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर मैं कहूं जिनके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। क्या कहा बेटा मैंने? ऐसे वेक्टर्स दैट हैज स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या फिर मैं कहूं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। ऐसे वेक्टर्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा? किस कैटेगरी में रखेंगे? पोलर वेक्टर्स। दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर्स, इनके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है। सर ये कैसा वेक्टर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही नहीं है? नहीं है। इन वेक्टर्स को हमने किस यूज के लिए बनाया है? इन वेक्टर्स से हम सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं क्या? रोटेशनल इफेक्ट्स। बेटा जो भी चीज घूम रही है, जो भी चीज रोटेट कर रही है, उसके बारे में सारी जानकारी देने के लिए जो वेक्टर्स बनाए गए हैं, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं क्या? एक्सियल वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि आपको ओमेगा की डायरेक्शन बताई गई होगी, एंगुलर वेलोसिटी, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताई गई होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताई गई होगी, और आपको टॉर्क की डायरेक्शन बताई गई होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताई गई होगी, और ऐसे ऐसे फलाना डिकाना। बेटा ये सारे जो वेक्टर्स मैंने लिखे हैं ना, ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं। ये क्या बताते हैं? रोटेशनल इफेक्ट। क्या बताते हैं? रोटेशनल इफेक्ट। अब सवाल ये है कि सर ये रोटेशनल इफेक्ट बताते कैसे हैं? ये कैसे बताते हैं रोटेशनल इफेक्ट, जरा हमें बताओ। देखो बेटा सुनो सारे बच्चे ध्यान से, मैं आपको ये भी बताता हूं कि इनका नाम एक्सियल वेक्टर क्यों है। अच्छा सोचो, इनका नाम एक्सियल वेक्टर क्यों होगा? क्योंकि ये किसके अबाउट होते हैं? एक्सिस के अबाउट। एक्सिस, एक्सिस किस चीज की होती है? जब कोई चीज गोल 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 घूम रही हो, तभी तो उसके पास एक एक्सिस होगी, जिस एक्सिस के अबाउट वो चीज घूम रही होगी, और उस एक्सिस पर लगने वाले वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? एक्सियल वेक्टर्स। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। सुनो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक पार्टिकल, मास, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लेट से ऐसे घूम रहा है, ऐसे। बेटा क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बेटा जो बच्चे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नहीं जान रहे हैं वो ध्यान से सुन लो। सर ऐसा कौन होगा? मैं था। क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी जिस तरीके से घूमती है, क्या घड़ी है हमारे पास? घड़ी जिस तरीके से घूमती है उसको हम कहते हैं क्या? क्लॉकवाइज। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, घड़ी कैसे घूमती है? पहले 12 बजते हैं, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे घूमती है, तो दिस इज क्लॉकवाइज। और घड़ी के विरुद्ध घूमना, अगेंस्ट द क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है मेरी वाली बात सारे बच्चों को? तो देखो यार, ये कैसे घूम रहा है, जरा मुझे बताओ, ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब या तो तुम मुंह से बोल लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर तुम इसके घूमने के डायरेक्शन को एक वेक्टर से दिखा सकते हो। है सर, ऐसा भी होता है? अरे ऐसा ही, तभी तो एक्सियल वेक्टर्स हैं। अरे तभी तो भाई एक्सियल वेक्टर्स हैं। कैसे? हम उठाएंगे अपना राइट हैंड। क्या उठाएंगे? राइट हैंड। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस वाली बात को। बेटा इधर देख लो, इधर देख लो, सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। राइट हैंड उठाएंगे आप। अच्छा कोई बच्चा लेफ्ट नहीं उठाएगा, भावनाओं बह गए बेचारे, एक हाथ में पेन होता है, लेफ्ट उठा लेते हैं, इतना आलस है कि पेन रखा नहीं जा रहा। बेटा क्या, कौन सा हाथ उठाना है? सीधा, राइट हैंड। इसमें बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट है अपने सीधे हाथ में, है ना। एक तो 4 उंगली, इनको 4 फिंगर्स कहते हैं, और ये थंब है। बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। ये 4 फिंगर्स है और ये थंब है। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अपने 4 फिंगर्स को कर्ल, कर्ल का मतलब मोड़ो, कर्ल का मतलब मोड़ो, कर्ल करो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है। जरा कर्ल करो, करके देखो जरा, क्या तुम्हारी उंगली कर्ल हो पा रही है?
भाई कोई ऐसा जिसकी उंगलियां कर्ल नहीं होती है क्या कोई? चलो, तो कर्ल करनी है, कर्ल करो, अंगूठा खोलो अपना, किधर? ऊपर। यानी ये वेक्टर्स ऊपर की डायरेक्शन में हो, सही है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है बेटा, कोई भी बच्चा मजाक में ना ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है जरा मुझे बताओ? क्लॉकवाइज। सर घड़ी जैसा घूम रहा है, घड़ी जैसे घूमती है वैसे घूम रहा है। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर इसी मोशन को अगर मुझे एक वेक्टर से दिखाना हो, बोलो। फिंगर कर्ल करो, ऐसे ऐसे ही तो कर्ल करोगे। अरे भाई सबका कर्ल हो रहा है, ऐसे कर्ल करो, ऐसे। ये किधर? नीचे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बेटा एक्सियल वेक्टर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द रोटेशनल इफेक्ट्स। अब देखो कितना इजी है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, सही है। मैंने कहा वेक्टर ऊपर है, एक्सियल वेक्टर ऊपर है, तुम समझ गए, थंब ऊपर है, यानी उंगलियां ऐसे हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट किधर घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने कहा एक्सियल वेक्टर नीचे है, तुम समझ गए, थंब नीचे है, यानी उंगलियां ऐसे घूम रही होंगी, यानी ये ऑब्जेक्ट किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पोलर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है? सर इसके एग्जांपल नहीं दिया आपने, अरे ले लो, सब इसी के एग्जांपल हैं। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एसेट्रा, वगैरह वगैरह, सब इसी के एग्जांपल है। और जो वेक्टर्स से आप रोटेशनल इफेक्ट्स दिखाते हैं वो किसके एग्जांपल हैं? एक्सियल वेक्टर्स के। क्या खासियत है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट्स को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? फटाफट से निखिल, तो अभी लिखते लिखते सुनेंगे। ऐड चल रहे बेटा, आप अपने फोकस टाइम को बढ़ाना है सारे बच्चों को। बच्चों का फोकस टाइम पता है कितना है? यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट ज्यादा से ज्यादा 8-9 मिनट। एक बच्चा मैक्सिमम आज के टाइम में 9 मिनट बोर्ड पे फोकस से देख सकता है। जैसे ही 9 मिनट 1 सेकंड होगा, उसका दिमाग उसकी जिंदगी में चल रही कलेशों के ऊपर चला जाएगा। अरे उसने तो मुझसे ये कह दी, देखता हूं उसे। या फिर बेटा बच्चों के पास काम बहुत सारे होते हैं। सोचो बच्चों के पास काम है, हम खाली है ना। रिवर्स ऊनो चल रहा है। चलिए फटाफट से इसको नोट करो और 5 मिनट के अंदर मैं और बड़ी बढ़िया बात बताता हूं आपको और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में। कोई बच्चा यार ऐसा तो नहीं है जो ये सोच रहा हो कि क्या पढ़ा रहे हो, सिलेबस चालू करो जल्दी। बेटा देखो ऐसे मत सोचो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, देखो बिलीव मी, आपके मन में ऐसे थॉट आ रहे होंगे कि सर 5th डे आज 18, 19, 20, 21, 4 संडे छुट्टी और आज क्या है 23, 5वां दिन है आज बेसिक मैथमेटिक्स का। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि सर खाऊंगा खींचे जा रहे हो, आगे बढ़ाए जा रहे हो। नहीं बेटा, मैं खींच नहीं रहा हूं, ये सब आपकी भलाई के लिए है। और बिलीव मी, आप फर्स्ट चैप्टर में दिखा दूंगा सब कुछ जो पढ़ाया है मैंने, सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में दिखा दूंगा। मीठे पेज पर गए। आगे बढ़े तो भैया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। हेड डायरेक्शन दिखाता है, टेल मैग्नीट्यूड बताती है। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा किसी क्वांटिटी का उतना लंबा उसका टेल, उतना लंबा उसकी लेंथ। क्लियर? वेक्टर्स 2 तरीके के, पोलर और एक्सियल। चलिए आगे बढ़ते और कुछ वेक्टर्स के बारे में बात करता हूं। क्या आगे बढ़ा दूं? सुनो ध्यान से। देखो सबसे पहला मैं बात करने जा रहा हूं इक्वल वेक्टर्स। ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्वल वेक्टर्स के बारे में। कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स की भाषा में लिखेंगे, थ्योरी का कोई मतलब नहीं। हम कब कहेंगे 2 वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर है? बताओ। देखो यार, वेक्टर के पास 2 चीजें हैं और दोनों ही एक दूसरे के
बराबर होनी चाहिए। यानी दो वेक्टर्स इक्वल तब कहलाएंगे जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, एक वेक्टर ये है, लेट्स से ये वेक्टर है ए वेक्टर, और एक वेक्टर और है, लेट्स से ये वेक्टर है बी वेक्टर। क्या इन दोनों वेक्टर्स की जो टेल है वो सेम है? इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो सेम है? यस। इन दोनों वेक्टर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं? यस। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के कैसा होगा? बराबर होगा। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? यस। चलिए, दूसरा वेक्टर है बेटा पैरेलल वेक्टर्स। सुनते जाना सारे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा आपको पैरेलल वेक्टर्स। सुनो ध्यान से, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे? $90, $180 या 360? 180, 360? हे भगवान, हाँ, सेम डायरेक्शन में होंगे और डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे और डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ, और भाई हाँ बेटा, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये पैरेलल वेक्टर्स, वेरी नाइस, आई लाइक दैट, ये मुझे अच्छा लगा। और कोई है? अरे सुनो, देखो, कुछ बच्चे कुछ मायनों में ठीक थे, लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, ये सब चीजें बहुत बेसिक है, मैं क्या बोलूं, इधर सुनो, देख लो। पैरेलल वेक्टर्स तब कहे जाएंगे जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तब वेक्टर्स क्या कहे जाते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। इधर देख लो सारे बच्चे, इधर देख लो, कोई बात नहीं, दिल टूटने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, हम यहां सीखने के लिए हैं, और अगर हमें ए बनाना भी सीखना पड़ा तो मैं तुम्हें ए बनाना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। इधर सुनो, देखो, एक वेक्टर ये है, इधर देख लो बेटा सारे बच्चे, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी अगर इसके ऊपर हो, तुम बता दो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। क्या ये चीज ऐसे रिप्रेजेंट करी जा सकती थी? एक वेक्टर ये है, हाँ सर बिल्कुल, अरे बेटा इधर देखो, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये वीडियो में आएगा कि मैं पेचकस दिखा रहा हूं। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दोनों के बीच में एंगल बोलो 0। तो जब भी वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा बेटा, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तो मैं यहां लिखता हूं कि ऐसे वेक्टर्स जिनमें थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ऐसे वेक्टर्स होंगे पैरेलल वेक्टर्स। इसको नाम दे देते हैं, इस वेक्टर को ए, इस वेक्टर को बी नाम दे दिया, या फिर इस वेक्टर को ए और इस वेक्टर को बी नाम दे दिया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सारे बच्चे बातचीत ना करें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए वेक्टर पैरेलल टू, बोलो बेटा, बी वेक्टर। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? चलो ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सुनते रहना मेरी बात, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता हो व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? 180 डिग्री। चलो अब बच्चे समझ गए, इधर सुनो अब सारे बच्चे ध्यान से। अगर एक वेक्टर ऐसे है बेटा, सही है, लेट्स से ये ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर ऐसे है, मीन्स टू वेक्टर्स आर सच दैट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बेटा मुझे बताओ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में थीटा बराबर क्या होगा? इट इज 180 डिग्री। वेरी नाइस। चलो, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता था? क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता था कि एक वेक्टर ए ऐसे है और एक वेक्टर बी ऐसे है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। एंटी पैरेलल का मतलब पहले तो पैरेलल होनी चाहिए, और एंटी का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। बेटा इन दोनों के बीच का एंगल बोलो
180 डिग्री। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। देखो ध्यान से देख लो, ए पैरेलल टू बी, यहां पर एंगल कितना होगा 0। यह है ए एंटी पैरेलल टू बी, एंगल कितना होगा 180। बस माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट। अरे इधर देख लो, एक सेकंड सारे बच्चे। बेटा लेट से ए वेक्टर ऐसे है इस डायरेक्शन में, मैंने कहा ड्रॉ माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करो, तो कैसे करोगे? क्लियर? वेक्टर क्वांटिटीज के आगे माइनस लगने का मतलब सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? उनकी डायरेक्शन का ऑपोजिट हो जाना। अच्छा, कोई बच्चा मेरे पास आया एक बार, कह रहा है सर इस किताब में F इक्वल्स टू -20 न्यूटन लिखा है। अब बड़ा परेशान था, कह रहा कि सर फोर्स नेगेटिव में कैसे लगाऊं? मैं तो किसी चीज को पुश और पुल कर सकता हूं, या तो धकेल सकता हूं या तो खींच सकता हूं, अब माइनस में फोर्स कैसे लगाऊं? अरे बेटा, माइनस का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में बेटा आप पहले फोर्स लगा रहे थे उसके ऑपोजिट फोर्स लगानी है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट, सुनते रहो बेटा, सारे बच्चे सुनते रहेंगे। अब मुझे बताओ, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो वो कैसे होंगे? अब तो भैया आप सब बच्चे होशियार हैं हमारे। पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बोलो 90 डिग्री, थीटा बराबर 90। कैसे दिखेंगे? कुछ ऐसे। अगर ये बी वेक्टर है तो ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। बेटा एक छोटी सी बात, और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम करेंगे यहाँ पे समाप्त। ध्यान से सुन लो, ये भी पैसा वसूल बात है, ध्यान से सुनो। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? बच्चे हो जा रहे हैं। चलो वेरी नाइस, मुझे सुन के अच्छा लगा। बेटा जितने बच्चे 120 डिग्री सोच रहे हैं, बेटा आप गलत हो गए। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको तब लेना है जब वो दो वेक्टर्स हेड टू हेड जुड़े हो या टेल टू टेल जुड़े हो। मतलब एक वेक्टर अगर ऐसे है, देखो इसका टेल इसके हेड से जुड़ा हुआ है, क्या हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अभी एंगल ले सकते हैं? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस वेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस वेक्टर को आगे बढ़ाने से क्या हुआ? दोनों की टेल से टेल जुड़ गई। यस सर। क्या अब हम एंगल ले सकते हैं? यस सर। अब हम पूरे कंडीशन में है एंगल लेने की। तो बेटा मुझे बताओ, पूरा एंगल 180 है, जिसमें से ये 120 है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेने के लिए वो हेड टू हेड या टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए। क्लियर है? ओके। वेक्टर को स्पेस में हम मूव कर सकते हैं। इधर देख लो, इधर देख लो, इधर इधर इधर। लास्ट मैंने कहा ना बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, तुम जितना शांत बैठोगे ना उतनी ज्यादा बताऊंगा। सुनो, ये वेक्टर है बेटा, इट कैन बी मूव इन स्पेस। आप स्पेस में इस वेक्टर को लेके डांस कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब सर, मतलब जैसे ये वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं इस वेक्टर को आगे ले जा सकता हूं, आगे इस वेक्टर को मैं पीछे ला सकता हूं, इस वेक्टर को मैं इधर ले जा सकता हूं, इस वेक्टर को मैं इधर ले जा सकता हूं। अरे सर ये कैसे हो रहा है? अपनी मर्जी से। और क्या, वेक्टर की यही तो खासियत है, बनाने वाले ने कितना अच्छा कितना ब्यूटीफुल बनाया। कहीं भी ले जाओ, बस क्या डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। इसीलिए बेटा इस वाले वेक्टर को मैंने इसी लाइन में आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने से इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से किसी में चेंज नहीं आया। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। फटाफट से नोट करेंगे और आज इसी लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी बच्चा कल एब्सेंट नहीं होना चाहिए बेटा। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।